हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग अपराध शास्त्र से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण विचारक के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, एडविन सदरलैंड, या फिर इन्हें E.H. सदरलैंड या फिर एडविन हार्डिन सदरलैंड भी कहते हैं, या सिर्फ हम लोग इन्हें सदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम सदरलैंड को समाजशास्त्र में पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इतना पता है कि ये थिंकर जो हैं वो क्रिमिनोलॉजी से संबंधित हैं। दूसरा फैक्ट ये आता है कि वाइट कॉलर क्राइम के कॉन्सेप्ट के लिए इन्हें जाना जाता है। तो आज हम लोग इन्होंने किस तरीके से सोसाइटी को समझा है, क्या इनका अध्ययन रहा है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी रही हैं, इनका क्या योगदान रहा है समाजशास्त्र में, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट लेक्चर प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं, एडविन एच सदरलैंड। ये जो मेनली हैं E.H. सदरलैंड, नोन फॉर द कॉन्सेप्ट वाइट कॉलर क्राइम। तो वाइट कॉलर क्राइम के लिए इसे श्वेत पोश अपराध भी कहते हैं, तो इसके लिए जाना जाता है। ओके, एडविन हार्डिन सदरलैंड, इनका जीवन काल 13 अगस्त 1883 से 11 अक्टूबर 1950 तक रहा है। एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। तो ये एक फैक्ट है कि ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अपराध शास्त्रियों, यानी कि जो भी क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उनमें से एक माना जाता है। वे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, 1 मिनट, ये समटाइम डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, जस्ट 1 मिनट। वे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारधारा के समाजशास्त्री थे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि ये किस पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यानी जिसे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म कहते हैं, ये विचारधारा से संबंधित हैं। और उन्हें वाइट कॉलर अपराध यानी श्वेत पोश अपराध के लिए और विभेदक संघ अपराध और अपराधीपन के सामान्य सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए जाना जाता है। सदरलैंड ने 1913 में शिकागो विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में अपनी PhD अर्जित की थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोहेन की तरह ही ये भी शिकागो विश्वविद्यालय से अपनी जो PhD की डिग्री है वो पर्टिकुलर सोशियोलॉजी में ही इन्होंने अर्जित की थी। ओके, इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इंग्लिश के कंटेंट मैंने मेंशन किया है, उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, जो मेरे साथी इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। लेकिन हम लोग जो डिस्कशन है वो हिंदी में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनका इंट्रो देख लेते हैं। एडविन हार्डिन सदरलैंड, टाइमलाइन अगस्त 13, 1883 to 11th October 1950, was an American sociologist. He is considered one of the most influential criminologists of the 20th century. He was a sociologist of the symbolic interactionist school of thought and is best known for defining white collar crime and differential association. differential association का भी जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल मत कंफ्यूज करिएगा। वाइट कॉलर क्राइम तो आप लोगों को पता है, लेकिन डिफरेंशियल एसोसिएशन के बारे में भी बहुत बार नेट के एग्ज़ाम में, हायर के एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। A general theory of crime and delinquency. Sutherland earned his PhD in sociology from the University of Chicago in 1913. Okay. इनकी आजीविका, या फिर इसे इंग्लिश में करियर कहते हैं, तो करियर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सदरलैंड का ऐतिहासिक महत्व इस बात पर आधारित है कि उन्होंने 27 दिसंबर 1939 को अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन को दिए गए भाषण में, जिसका शीर्षक था, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, द वाइट कॉलर क्रिमिनल। तो वाइट कॉलर जो है यही आप लोगों के लिए की टर्म है सदरलैंड के लिए।
व्हाइट कॉलर अपराध की अवधारणा को प्रस्तुत किया। यह एक ऐसी अवधारणा जिसने मौजूदा पूर्वाग्रहों का उल्लंघन किया कि अभिजात वर्ग कोई गलत काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे व्हाइट जो कॉलर क्राइम है, इसमें हम देखेंगे तो जो अभिजात वर्ग होते हैं वही लिप्त होते हैं। तो ये पहले जो पूर्वाग्रह थे कि अरे अभिजात वर्ग जो है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कैसे क्राइम कर सकते हैं, तो इसी का खंडन किया गया है इनके कॉन्सेप्ट में, जो कि प्राचीन कानूनी दृष्टिकोण में व्यक्त किया गया था कि एक राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त करने के बाद सदरलैंड विलियम ज्वेल कॉलेज मिसौरी में 1913 से 1919 तक, कैंसस विश्वविद्यालय में 1918 की गर्मियों में, इलिनोइस विश्वविद्यालय में 1919 से 1925 में रहे। सदरलैंड ने 1925 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले नॉर्थवेस्टर्न में जून से अगस्त तक 1922 में एक ग्रीष्मकाल बिताया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई सारी यूनिवर्सिटी में इनका अध्यापन कार्य रहा है। ओके, सदरलैंड ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में देश के अग्रणी अपराध शास्त्रियों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जहां उन्होंने 1926 से 1929 तक काम किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने समाजशास्त्र में एक ऐसे वैज्ञानिक उद्यम के रूप में ध्यान केंद्रित किया जिसका लक्ष्य सामाजिक समस्याओं को समझना और नियंत्रित करना था। 1929 में कई महीनों तक सदरलैंड ने इंग्लैंड में रहते हुए ब्रिटिश दंड व्यवस्था का अध्ययन किया। इसके अलावा 1929 से 30 के दौरान सदरलैंड ने न्यूयॉर्क शहर में ब्यूरो ऑफ सोशल हाइजीन के साथ एक शोधकर्ता के रूप में काम किया। 1930 में सदरलैंड ने शिकागो विश्वविद्यालय में एक शोध प्रोफेसर के रूप में एक पद स्वीकार किया। 1935 में उन्होंने इंडियाना विश्वविद्यालय में एक पद ग्रहण किया। तो ये तो इनका करियर रहा। यहाँ पे आप लोग सेम कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं और आप लोग रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, इसी का कंटिन्यू है नेक्स्ट पेज। ओके, इंडियाना में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 4 पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें 20,000 होमलेस मेन, ये 1936 में बुक प्रकाशित होती है। द प्रोफेशनल थीप 1937 में प्रकाशित होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1939 में का तीसरा संस्करण था। और वाइट कॉलर क्राइम जो है ये 1949 का सेंसर किया गया पहला संस्करण शामिल है, जो उनकी उत्कृष्ट कृति है। 1983 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा मूल पाठ प्रकाशित होने तक इसे सेंसर किया गया था। सदरलैंड 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए और 1940 में सोशियोलॉजिकल रिसर्च एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। यदि 1939 में व्हाइट कॉलर अपराध की अवधारणा की शुरुआत से पहले ही वे समाजशास्त्रीय पेशे में प्रमुख नहीं हो गए होते, तो कोई केवल अनुमान लगा सकता है कि क्या मौलिक अवधारणा प्रकाशित हुई होती उनकी। क्या अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों ने व्हाइट कॉलर क्राइम के प्रकाशकों पर मुकदमा करने की धमकी दी थी? वे सफल रहे। और यहाँ पे इसलिए ये मैटर आता है कि इनके कॉन्सेप्ट के बाद ही, जब ये कॉन्सेप्ट आता है और अमेरिका की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ये जो वाइट कॉलर क्राइम के प्रकाशक थे, उन पे मुकदमा लगा देते हैं, ठोक देते हैं और वे सफल रहे और मुकदमा करने वाली कंपनियों के नामों के संदर्भ पाठ से हटा दिए गए। जब येल यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1883 में अप्रकाशित संस्करण जारी किया, तो गिलबर्ट कीस द्वारा लिखे गए परिचय में कहा गया कि सदरलैंड की व्हाइट कॉलर अपराध की अवधारणा ने अपराध के अध्ययन में एक आधार बनाया है, यानी कि एक बेस बनाने का काम किया है। भले इसको स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, उस समय तो स्वीकार किया नहीं जा रहा था,
लेकिन यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में क्लियर कर सकते हैं। व्हेन येल यूनिवर्सिटी प्रेस इशूड द अन एक्सपर्गेटेड वर्जन इन 1983, द इंट्रोडक्शन बाय Gilbert Geese noted that Sutherland's concept of white-collar crime altered the study of crime throughout the world in fundamental ways। तो ये आप लोगों को सेम कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है। इनकी मेन बुक जो है आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 20,000 होमलेस मेन 1936, द प्रोफेशनल थीफ 1937, द थर्ड एडिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1939 एंड द सेंसर्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम 1949। तो ये इनकी मास्टरपीस मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इनके विचारों की बात या इनकी थ्योरीज क्या कहती है। तो 1924 में प्रकाशित प्रमुख पाठ जो क्रिमिनोलॉजी है के ये लेखक थे जिन्होंने पहली बार तीसरे संस्करण में विभेदक संगति के सिद्धांत को बताते हुए क्रिमिनोलॉजी के सिद्धांतों का शीर्षक दिया कि आपराधिकता के अभ्यस्त पैटर्न का विकास उन लोगों की संगति से होता है जो अपराध करते हैं, न कि उन लोगों की संगति से जो अपराध नहीं करते हैं। सदरलैंड के अनुसार यहाँ पे आप लोगों को ये समझना होगा, व्यक्ति अपराध के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की परिभाषाएं साथियों से सीखते हैं कि अपराध के क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। उनके रिश्ते की मजबूती यह निर्धारित करती है कि वे अपराधी विरोधी या अपराधी समर्थक परिभाषाओं का पक्ष लेते हैं या नहीं। विभेदक संगति सिद्धांत के भीतर सदरलैंड बताते हैं कि आपराधिक व्यवहार को वृद्ध लोगों या अधिक अनुभवी अपराधियों के साथ सहकर्मी बातचीत के माध्यम से सीखा जा सकता है। यही इनका विभेदक संगति का सिद्धांत है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोगों को सिद्धांत तो पता है, बट ये सिद्धांत क्या है ये आप लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। खुद को विचलन से जोड़ने वाले साथियों के साथ बिताया गया समय विचलन में संलग्न होने की अधिक संभावना को जन्म देता है, क्योंकि अगर हम जब होता है ना कि जिसके साथ रहते हैं वैसा ही हमारी पे भी प्रभाव पड़ता है। हम भले उसको कितना भी इग्नोर करें लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई देता है। तो जब अगर मान लेते हैं कि हमारे पूर्वज, या पूर्वज नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी लोग हैं, और वो लोग अगर खुद अपराधी रहे हैं और उस तरीके की ही बातें हमको अपने शाबाशी के किस्से सुना रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपराध किया, तो इस तरीके से वो अपने पक्ष को रखते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं उनकी बातों में आते हैं। तो जो प्रभाव होता है वो काफ़ी हद तक दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने वाली भावनाओं के प्रकार यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि वे उनकी परिभाषाओं का पालन करेंगे या नहीं। अब हम किससे कितना अटैच होते हैं, कितने जुड़े हुए होते हैं अपनी भावनाओं के कारण, तो ये भी निर्भर करता है कि हम उनकी बात को कितना समझते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, चाहे वे अपराध का समर्थन करते हों या फिर नहीं। अपराध से घिरे वातावरण में पले बढ़े हर बच्चे में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे अपराध के वातावरण में घिरे हुए हों वो हर एक बच्चा जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ओके, इसके बजाय सदरलैंड का सिद्धांत बताता है कि सकारात्मक रोल मॉडल के साथ मजबूत संबंध होने से किसी व्यक्ति के अपराध से दूर रहने की संभावना बढ़ी जाती है। अगर कोई सकारात्मक रोल मॉडल हमें दिखता है तो ऐसा हो सकता है कि भले हम लोगों के बीच में रहें लेकिन जो अपराध की जो हमारी प्रवृत्ति की संभावना हो सकती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपराधी विचारधारा के हो पाए ही। सिद्धांत में एक संरचनात्मक तत्व भी था जो यह मानता था कि संघर्ष और सामाजिक अव्यवस्था अपराध के अंतर्निहित कारण है क्योंकि वे लोगों के पैटर्न से जुड़े हैं। 1947 में चौथा संस्करण प्रकाशित होने के बाद इस
बाद वाले तत्व को हटा दिया गया था। लेकिन वे इस बात पर आश्वस्त रहे कि सामाजिक वर्ग एक प्रासंगिक कारण था। विभेदक संघ सबसे अधिक उदित अपराधी शास्त्रीय सिद्धांतों में से एक रहा है, क्योंकि यह कई स्थितियों में और व्यवहार के लिए लागू है। तो यह कई स्थितियों और व्यवहार के लिए लागू होता है। कौन सा? जो ये विभेदक संघ सिद्धांत है वो। ओके, सेम कंटेंट को आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, मेंशन है। ओके, नेक्स्ट आप लोग पेज यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सदरलैंड की 1924 में बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये शिकागो यूनिवर्सिटी से ही वहीं के प्रेस से रिलीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे 1936 में, ये H.G. लॉक के साथ है, 20,000 होमलेस मैन। ये आखिर में बुक क्या है? तो स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन इन द शिकागो शेल्टर्स। तो जो शिकागो शेल्टर्स में रहने वाले अनएम्प्लॉयड लोग थे या आदमी थे, उनका ये अध्ययन पे आधारित बुक है और बुक का नाम है 20,000 होमलेस मैन। ओके, नेक्स्ट बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये रियल में कॉर्नवेल की है, लेकिन इसको सदरलैंड के द्वारा एडिट किया गया, द प्रोफेशनल थीफ बाय अ प्रोफेशनल थीफ। द प्रोफेशनल थीफ बाय अ प्रोफेशनल थीफ। ओके, नेक्स्ट बुक आप लोग 1942 में यहाँ देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइट कॉलर क्राइम, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। एक बुक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1950 में आता है, और ये बुक है द डिफ्यूजन ऑफ सेक्सुअल साइकोपैथ लॉज। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। साथ ही अगर कुछ बुक के नाम मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किए हैं तो हम लोग फ्रंट पेज कवर पे यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आप लोग देख सकते हैं, वाइट कॉलर क्राइम, द प्रोफेशनल थीफ। ये सारी जो बुक हैं ये तो आप लोगों को यूं ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें की टर्म ही है। प्रोफेशनल थीफ भी इनकी बुक है, क्रिमिनोलॉजी इनकी बुक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं, प्रिजन्स ऑफ टुमारो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सदरलैंड के द्वारा लिखी गई बुक है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये आप लोग एक बुक यहाँ पे और दिख रही है, अनएम्प्लॉयड एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। ये ES सदरलैंड के द्वारा लिखी गई है। और एक बुक यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, द डेस्टिनी ऑफ अमेरिका। ये 2016 में काफ़ी बाद में ये बुक पब्लिश हुआ है। तो हो सकता है कि इनके जो भी लेख हों उस पे आधारित हो या जो भी है, बट जो मुझे जो डाटा मिला उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो दोस्तों, आज हम लोग ES सदरलैंड से संबंधित जो भी फैक्ट्स थे उसको हम लोग डिस्कस किए। ये सब ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में हम लोग जस्ट उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, पता है कि वो किससे संबंधित है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें उनके बारे में नहीं पता रहती है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि ES सदरलैंड में हमें क्या समझने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है यहाँ पे जो विभेदक सिद्धांत इनका है, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है। और विभेदक सिद्धांत क्या कहता है? विभेदक संघ सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि जो भी हमारे साथ लोग रहते हैं जिनसे हम ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो उनकी क्या प्रवृत्ति होती है, उनका क्या विचारधारा है, उससे हम काफ़ी हद तक प्रभावित भी होते हैं। दूसरी थ्योरी आप लोगों को इनके वाइट कॉलर क्राइम का आप लोग देखें तो ये दो कॉन्सेप्ट इनके बहुत ही ज़्यादा वेल नोन हैं। साथ ही में हम ये कहेंगे कि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं ये देखना है, और इनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है। तो आप सभी को पता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से ये संबंधित रहे हैं। इनकी जो पर्सपेक्टिव रही है वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की रही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर आई थिंक कि
जो E.H. सदरलैंड से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। धन्यवाद।